हिंदुस्तान अखबार सोमवार 18 मई 2026। अनिल प्रकाश जोशी का पहला लेख है, जरूरी जड़ी बूटियों को बचा लीजिए। आयुर्वेद का विज्ञान करीब 5000 साल पुराना है। इस विज्ञान की सबसे खास बात है कि प्रकृति प्रदत्त विद्या और विज्ञान मतलब प्राकृतिक रूप से उपजी जड़ी बूटियों से इलाज के आधार पर आयुर्वेद पद्धति बनी। इसकी औषधियाँ वन और दुर्गम क्षेत्रों पर आधारित थी। इनमें भी हिमालय के पहाड़ जो दुर्लभ जड़ी बूटियों के भंडार थे। चूँकि यहाँ किसी किस्म की छेड़छाड़ संभव न थी, इसलिए ये दुर्लभ होती थीं और यही इनको विशिष्टता भी प्रदान करती थी। तब और आज की परिस्थितियों में बड़ा अंतर आया है, जिसे समझने में हमने गंभीर कोशिश नहीं की। तब प्राकृतिक स्थितियाँ अलग थीं, जबकि आज वे पूरी तरह से बदल चुकी हैं। मतलब तब प्रकृति कैसी थी? हवा, मिट्टी, जल, जंगल, पानी, ये सभी पूरी तरह से आपसी समन्वय थे और उस परिस्थिति में कोई जड़ी बूटी जन्म लेती थी। इनको यूँ भी परिभाषित किया जा सकता है कि वे स्थान विशेष में पाई जाती हैं जहाँ का तापक्रम, मिट्टी, उसके अवयव, नमी, छाया और दूसरे सूक्ष्म पर्यावरणीय परिस्थितियों की उनके पनपने में अहम भूमिका होती है। यह एक सशक्त विज्ञान रहा है। फिर ये घर गांव की पद्धतियाँ थीं और सबकी समझ की थीं, पर व्यापारीकरण ने इसके मूल भाव पर ही चोट कर डाला। अंग्रेजी दबाव ने इसे कहीं अधिक पीछे धकेल दिया, तो इसका कारण भी साफ था, तत्काल लाभ या फायदा। अंग्रेजी दबाव का मूल मंत्र रहा है। जिस तरह का जीवन हम जीते हैं, हमारे पास इतना धैर्य नहीं है कि हम आयुर्वेद के रास्ते को अपनाएं। हालांकि पिछले कुछ समय से जड़ी बूटियों और आयुर्वेद की वापसी बड़े सम्मानजनक तरीके से होनी शुरू हुई है। इसका बड़ा कारण है कि अंग्रेजी दवाओं की अपनी सीमाएं और अतिरिक्त दुष्प्रभाव है, जबकि आयुर्वेद में माना जाता है कि ये हानिकारक नहीं है। आज यह एक विशेष वर्ग के लिए बहुत मायने रखता है। दुर्योग से अब उतने जंगल बचे हैं, ना नदियाँ बची हैं और ना तालाब पोखर रह गए हैं। तापक्रम कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और ये सब जड़ी बूटियों के पनपने की बुनियादी शर्तें हैं। बदलती परिस्थितियों की सबसे बड़ी चोट किसी को पहुँची है तो हमारी जड़ी बूटियों व वनस्पतियों को ही पहुँची है। अब प्रसिद्ध च्यवनप्राश को ही लीजिए। इसकी 54 में से 32 वनस्पतियाँ खत्म ही समझें। मतलब इसके नाम पर ही संकट आ गया। गुणवत्ता की बात तो छोड़ दीजिए, अलबत्ता इनके विकल्प कंपनियों ने ढूंढ लिए होंगे, पर अब च्यवनप्राश होने का दावा नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयाँ कॉम्बिनेशन होती हैं, जिनमें कई तरह की जड़ी बूटियों की भागीदारी होती है। हम किसी भी दवा का उदाहरण ले लें, जैसे त्रिफला, अमस्था या अन्य किसी भी आयुर्वेदिक मिश्रण को देखें। सब में कई प्रकार की जड़ी बूटियों और पौधों का संयोजन है। अब अगर ये तमाम तरह की जड़ी बूटियाँ और वनस्पति ही संकट में हो, तब फिर किस बात का आयुर्वेदिक होने का दावा है? ऐसे में एक ही रास्ता बचता है कि इनकी खेती में उतरा जाए। पर वैज्ञानिक स्वीकार करेंगे कि जड़ी बूटियों का अपना एक खास विज्ञान है। वे स्थान विशेष की परिस्थितियों में ही पैदा होती हैं। औषधीय महत्व की जड़ी बूटियों की खेती सरल नहीं समझनी चाहिए। जैसे हम आम या लीची उगाते हैं या किसी विदेशी फल को लाकर अपने यहाँ लगा देते हैं, सबसे पहले तो हमें यह मानना होगा कि जड़ी बूटियों के विज्ञान का जन्म हुआ। तब से आज की जलवायु परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। इसलिए औषधीय
पौधों की भले ही हम खेती कर लें, जड़ी बूटी के उस मूल तत्व से वंचित रह जाएंगे जिसे विज्ञान की भाषा में एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। आज बाजार में बिक रही दवाओं का अध्ययन करें तो उनके दो हिस्से हैं। एक वे दवाएं जिनके लिए आज भी जड़ी बूटियों को जंगलों से एकत्र किया जाता है, फिर वे बड़े बाजार में बिकती है व उन फैक्ट्रियों तक पहुंचती हैं जहां इनके फार्मूले तैयार होते हैं, फिर ये उत्पाद के रूप में सामने आती हैं। साफ है, जंगलों से एकत्रित की जाने वाली जड़ी बूटियों का अति दोहन हुआ है और ये संकट में आ गई। अकेले हिमालय में औषधि महत्व की 20 वनस्पति प्रजातियां लाल सूची में आ गई हैं, वहीं 112 खतरे में हैं। देश के स्तर पर 432 प्रजातियां लाल सूची में आ गई हैं। कितनी प्रजातियां पूरी तरह समाप्त हो गई, उनकी कुल संख्या तो पता ही नहीं है। ऐसे में कई जड़ी बूटियों की खेती लोकप्रिय हुई है। जाहिर है, खेती बाड़ी में इन औषधीय पौधों का विकार तो हो जाता है, पर उनके अंदर पाए जाने वाले एक्टिव एलिमेंट या उनका जो मूल स्वभाव है उसमें अंतर आ जाता है। दूसरी किस्म की दवाएं इसी श्रेणी में आती हैं। इसलिए जड़ी बूटियों को उसी स्थान विशेष में उगाया जाना चाहिए जहां उनकी विशेषता रही है, या फिर वैसा वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि उनमें एक्टिव एलिमेंट हो और उनकी गुणवत्ता को चुनौती न झेलनी पड़े। यह बात चंद लोकप्रिय उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि ज़्यादातर आयुर्वेदिक उत्पाद इसी तरह के संकट में हैं। चिंता की बात यह है कि अगर जड़ी बूटियाँ या उनके उत्पादों की गुणवत्ता खराब होती गई तो आयुर्वेदिक पद्धति को आने वाले समय में आधुनिक अंग्रेजी पद्धतियाँ ढेर कर देंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना ज़्यादा आयुर्वेद या इससे जुड़ी इलाज पद्धतियों को जगह देंगे, उतना ही हम भी केंद्रित भी होंगे। जड़ी बूटियों और उसके विज्ञान को प्रकृति के साथ जोड़कर देखने की कोशिश ही शायद कुछ अंतर ला पाएगी, वरना इनको व्यावसायिक उत्पाद के रूप में ही देखा जाएगा। इसकी सीधी चोट हमारे हजारों साल पुराने ज्ञान विज्ञान और परंपराओं पर पड़ेगी। किसी पौधे को जड़ी बूटी की संज्ञा देने मात्र उसके नाम से जुड़ा नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर के गुणों से जुड़ा होता है। यही इसका मूल मंत्र है जिसे हमें समझना होगा। याद रखें, हमारे बहुत से आयुर्वेदिक उत्पादों को अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिल चुका है। अगर आज औषधीय वनस्पतियों पर संकट आता है तो हमारे आर्थिक के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। इससे हमारे उन दावों को भी चोट पहुंचेगी जिनके बिना पर आयुर्वेद की यह छवि बनी है। यह हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान और आधारित पद्धति है। अगला लेख है समस्याओं का दशक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार आर्थिक संकट की चर्चा, ईरान में फिर युद्ध तेज होने की आशंका और दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 दिन से दूसरी बार वृद्धि सोचने पर मजबूर कर रही है। दिल्ली में देश में सबसे ज़्यादा वाहन हैं और यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे भी वाहन हैं जो सीएनजी से चलते हैं। अतः इस वृद्धि से दैनिक यात्रियों, विशेष रूप से एनसीआर क्षेत्र में सीएनजी से चलने वाले ऑटो, टैक्सी और निजी वाहनों पर निर्भर लोगों पर असर पड़ना तय है। एक समय सीएनजी की कीमत पेट्रोल से लगभग आधी हुआ करती थी, पर राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी कीमत अब 79 रुपये से बढ़कर 80 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। यह आशंका पहले ही जताई थी कि ईंधन की कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि की जाएगी। पश्चिम एशिया की युद्ध की वजह से तेल गैस का जो बड़ा संकट पैदा हो गया, उसका आसान समाधान किसी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकों से ईंधन बचाने का आग्रह बार बार कर रहे हैं, तो इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। यह शुद्ध अर्थनीति का विषय है, राजनीति का नहीं। बेशक इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं
और उन्होंने शनिवार को वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में अपनी अब तक की सबसे कठोर चेतावनी दी है। उन्होंने नीदरलैंड में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से दो टूक कहा कि अगर दुनिया में बढ़ते संकटों को तत्काल नहीं रोका गया तो गरीबी के खिलाफ दशकों की कड़ी मेहनत से हासिल की गई प्रगति गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। यूरोपीय देशों में उनका यह कथन खास मायने रखता है। अमेरिका ने फिलहाल यूरोपीय देश को किनारे कर रखा है, मगर विश्व शांति में यूरोपीय देशों की एक बड़ी भूमिका रही है और अक्सर उनको अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में शामिल होते देखा गया है। प्रधानमंत्री ने उचित ही वर्तमान दशक को लगातार बढ़ती आपदाओं का दौर बताया है। इस दशक की शुरुआत कोरोना और लॉकडाउन से हुई थी। कोरोना के आतंक के खत्म होने के बाद युद्ध का दौर शुरू हो गया। पहले रूस, यूक्रेन, फिर हमारा इजराइल और अब अमेरिका, ईरान। समस्या केवल युद्ध नहीं है, बल्कि युद्ध की वजह से तेल की आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे ऊर्जा संकट विकराल होने लगा है। तेल को भी युद्ध में एक हथियार बना लिया गया है। उसका खामियाजा यह है कि जो देश युद्ध में शामिल नहीं है, उन्हें भी युद्ध जैसे ऊर्जा संकट से जूझना पड़ रहा है। ऐसे देशों में भारत भी शामिल है और यूरोपीय देश भी। ऊर्जा संकट से जूझ रहे तमाम देशों को मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि तेल की आपूर्ति बहाल हो जाए। यह कोई तरीका नहीं है कि अपनी समस्या के समाधान के लिए पूरी दुनिया को संकट में डाला जाए। संकट में डालने की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की है और उसे ईरान का वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान पूरी असंवेदना के साथ आगे बढ़ा रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उचित ही हॉर्मुज़ जलडम मध्य में वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमलों और समुद्री सुरक्षा के लिए खतरों की कड़ी निंदा की है। ईरान ना भारत के जहाज़ों को छोड़ रहा है और ना ही चीन के जहाज़ों को। अगर ईरान का यही रवैया रहा तो वह दुनिया में सहानुभूति खोने लगेगा। जहाज़ों पर उसके द्वारा किए जा रहे हमले अस्वीकार्य हैं। यह बात भारत ने साफ शब्दों में कह दी। भारत की कोशिश तेज होनी चाहिए ताकि युद्ध और ऊर्जा समस्या का समाधान जल्दी निकले। अगला लेख है नेपाल वार्ता की सफलता। दिल्ली में नेपाल मंत्रिमंडल के गतिरोध का अंत करने के लिए कुछ दिनों से जो बातचीत चल रही थी वह आशा के अनुसार सफल रही। नेपाल के राणा पक्ष और कांग्रेस पक्ष से समझौता मुख्यतः श्री नेहरू के प्रयत्नों से हुआ था। उस समझौते के अमल में जब कठिनाई उत्पन्न हुई तो स्वभावतः दोनों पक्षों ने श्री नेहरू की सहायता चाही और पहले की भांति इस बार भी श्री नेहरू नेपाल के गतिरोध को दूर करने में सफल हुए। एक कठिन परिस्थिति को सुलझाने में जिस प्रभाव और राजनीति सूझबूझ की आवश्यकता होती है, श्री नेहरू ने इस मामले में उसका पर्याप्त परिचय दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि नेपाली मंत्रिमंडल का गतिरोध गंभीर था। नेपाली मंत्रिमंडल एक समझौते का परिणाम था। उसमें कुछ राणा पक्ष के और कुछ कांग्रेस पक्ष के मंत्रिमंडल गए थे। कांग्रेस पक्ष के मंत्रियों को यह महसूस हुआ कि वह राणा पक्ष के मंत्रियों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। उन्हें महाराजा मोहन शमशेर से खास शिकायत थी, जो राणा पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रधानमंत्री का पद भी संभाले हुए हैं। जब मंत्रिमंडल के प्रमुख के प्रति ही साथी मंत्रियों के अविश्वास पैदा हो जाए तो शासन की गाड़ी आगे नहीं चल सकती। यह पारस्परिक अविश्वास का कारण था अथवा नहीं, इसमें अब जाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु श्री नेहरू के प्रयत्नों के फलस्वरूप वह दूर हो गया। इस पर आम तौर पर संतोष ही प्रकट किया जा सकता है। हम नेपाल में लोकतंत्री शासन प्रणाली की स्थापना चाहते हैं। चूँकि नेपाल कांग्रेस ने नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष किया है,
इसलिए उसके प्रति हमारी सहानुभूति स्वाभाविक है। महाराजा मोहन शमशेर ने नेपाल में असीम निरंकुश सत्ता का उपभोग किया है, किंतु उन्होंने अनुभव किया कि नेपाल में शासन का अब पुराना तरीका नहीं चल सकता और नेपाल को लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ना होगा। किंतु मनुष्य का स्वभाव एकदम नहीं बदल सकता। महाराजा मोहन शमशेर के बारे में भी यही हुआ होगा। वह अपने को एकदम नई परिस्थितियों के अनुकूल नहीं ढाल पाए होंगे। इसी कारण नेपाल कांग्रेस के प्रतिनिधियों को यह अनुभव हुआ होगा कि महाराजा मोहन शमशेर के साथ सहयोग नहीं कर सकते। हिमांशु जी का लेख है, आर्थिक संकट से निपटने में कम खर्ची की सीमाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से अपील की है कि वे सोना खरीदना कम करें, देश यात्राओं से बचें, खाद्य तेल, निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें और जहां तक मुमकिन हो घर से काम करने को प्राथमिकता देकर मितव्ययिता को अपनाएं। उन्होंने किसानों को भी रासायनिक खादों से बचने और प्राकृतिक खेती शुरू करने के लिए प्रोत्साहन किया। ज़्यादातर उपायों का मकसद उन चीज़ों की खपत कम करना है जिनका भारत को बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ता है। इस तरह के सुझाव अमूमन अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अच्छे ही हैं, लेकिन ये सामान्य नहीं है क्योंकि ये ऐसे संकट से उपजे हैं जो पिछले कुछ समय में पैदा हुआ है। खासकर पश्चिमी एशिया के युद्ध और अर्थव्यवस्था के ढांचागत कमजोरियों से उपजी अनिश्चितता को देखते हुए ये सुझाव कुछ गंभीर संकेत देते हैं। तेल संकट का असर वैश्विक बाजार में पेट्रोलियम व उर्वरकों की बढ़ती कीमतों में तो दिखाई दे ही रहा है। उद्योग के लिए जरूरी चीज़ें भी महंगी होंगी। तेल संकट का असर वैश्विक बाजार में पेट्रोलियम व उर्वरकों की बढ़ती कीमतों में तो दिखाई दे ही रहा है। उद्योग के लिए जरूरी चीज़ें भी महंगी होंगी। उर्वरकों व पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। व्यापक आर्थिक संकेतकों पर इसका असर रुपए में तेज गिरावट, चालू खाता घाटे में वृद्धि आदि पर साफ साफ देखा जा सकता है। आमतौर पर ऐसे संकटों से निपटने के लिए खर्च में कटौती सबसे बेहतर तरीका माना जाता है, लेकिन विकासशील देशों समेत कई अन्य मुल्कों को अनुभव खराब कर रहे हैं। सरकारी खर्च में कटौती से सरकारी कर्जे कम करने में मदद मिलती है, जिससे कुल उपभोग कम होता है। ऐसे उपायों से आर्थिक गतिविधियों को कुछ राहत मिलती है, मगर कई बार मंदी आ जाती है। पहले से ही कम निवेश वाली अर्थव्यवस्थाओं से मांग न होने से इस तरह का जोखिम लेना ज़्यादा गंभीर साबित हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के मामले में इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। खर्च में किसी भी तरह की कटौती उससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को कम कर देती है। उदाहरण के लिए गहनों के निर्माण और बिक्री में लगे लाखों लोगों के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो सकता है। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों ने वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन इनमें से ज़्यादातर देश पहले ही नाजुक आर्थिक स्थिति में हैं। ऊपर से उन पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से राजकोषीय घाटा कम करने की शर्तें आयद हैं। साल 2008 के वित्तीय संकट के बाद ग्रीस, इटली और अन्य यूरोपीय देशों में खर्च कटौती के कारण लंबे समय तक मंदी का दौर चला। लातिनी अमेरिकी देशों को भी लंबे समय तक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इसी तरह श्रीलंका ने अप्रैल 2021 में विदेशी मुद्रा बचाने के लिए प्राकृतिक खेती की बढ़ावा दिया, पर वह जिस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा था उससे ये बड़े संकट में फंस गया। इसके चलते उसके कृषि उत्पादन में लगभग 30 से 50% की गिरावट आई। साथ ही महंगाई और भुखमरी बढ़ गई। नतीजा यह हुआ कि वहाँ जन विद्रोह फैल गया और सरकार बदल गई। भारत के खुदरा महंगाई के ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि खाद्य महंगाई मार्च 2026
2026 में 3.9% से बढ़कर अप्रैल 2026 में 4.2% हो गई। इसकी और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में जिस साल मानसून कमज़ोर रहने का अंदेशा हो, उस साल ऐसी किसी नीतिगत पहल से सावधान रहना चाहिए जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो। दुनिया भर के पिछले अनुभव को देखते हुए युद्ध जनित संकट पर बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय आर्थिक स्थिति को और खराब कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अभी खर्च में कटौती का सुझाव दिया है, पर ऐसा कड़ा कदम उठाने से पहले उसके असर को समझना बहुत जरूरी है। इस बीच उन लाखों लोगों की आजीविका भी बचानी है जिन पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। हालांकि नीतियों के मामले में कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन खर्च में कटौती आर्थिक संकट से निपटने में शायद ही मददगार साबित होगी, चाहे वह कटौती अपनी मर्जी से की जाए या उसे जबरन लागू किया जाए। अमृत साधना का लेख है सुकरात की पत्नी। जो भी हो, हर व्यक्ति को शादी जरूर करनी चाहिए। अगर आपको अच्छी पत्नी मिले तो आप खुशहाल जिंदगी जिएंगे। अगर बुरी पत्नी मिली तो दार्शनिक बन जाएंगे। यह कहा है प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने। यह उनके अनुभव से निकला है कि उनकी पत्नी जहाँ टीपी बहुत ही कर्कश और झगड़ालू औरतें थीं। कहते हैं उन्होंने सुकरात को बहुत सताया। ऐसी भी कहानी है कि एक बार वह इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने केतली का उबलता हुआ पानी सुकरात के सिर पर उड़ेल दिया, जिससे उनका चेहरा जल गया, पर सुकरात पर कोई असर नहीं हुआ। वह पत्नी को तूफान कहते थे। उन्होंने चुपचाप चेहरा पोंछते हुए कहा, तूफान के साथ बारिश होने लाजमी है, और फिर उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखी। ध्यान रहे, सुकरात की बातचीत कोई गपशप नहीं, बल्कि ज्ञान बांटने का उनका एक तरीका था। वह लोगों से उनके विश्वास और उनकी मान्यताओं पर सवाल करते थे। वे सवाल लोग की जड़ें हिला देते थे। सुकरात को जानने वाले जहाँ टीपी की निंदा करते थे कि ऐसे संत आदमी को कैसी पत्नी मिली है, वे इसे क्यों बर्दाश्त करते हैं। आगे चलकर सदियों तक कर्कश और बहस करने वाली पत्नियों के लिए जहाँ टीपी एक विशेष बन गया। हालांकि सुकरात ने जानबूझकर जहाँ टीपी को चुना था। वह उनसे 30 साल छोटी थी। सुकरात उनके तर्क और विवाद का उपयोग खुद की सहनशीलता और धैर्य को बनाए रखने के लिए करते थे। एथेंस शहर में उन दिनों एक से एक दार्शनिक रहते थे। वे लंबी लंबी बहसें किया करते थे। उन तक अगर आंतरिक ज्ञान और समझ की बात पहुंचानी हो तो सुकरात को उनसे भी ज़्यादा तार्किक होना जरूरी था। इसके लिए बिना आपा खोए धैर्य और शांति जरूरी थी। इसका अभ्यास सुकरात अपनी पत्नी के साथ करते थे। वह कहते कि अगर उसके साथ वह सफल हो गए तो मुश्किल लोगों के साथ जरूर सफल होंगे। अब पत्नी की नज़र से भी देखें। सुकरात जैसे असाधारण प्रतिभाशाली पुरुष के साथ रहना बहुत कठिन है। वह देर रात तक बाहर रहते थे, लोगों के साथ विमर्श करते रहते और खूब शराब पीते। वस्तुतः उनके जैसे लोग पति बनने के लिए पैदा नहीं होते। पति पत्नी एक संकीर्ण रिश्ता है और औसत लोगों के लिए बना है। इसके नियम बहुत सख्त हैं। सुकरात खुद को एक बुरा पति मानते थे। ज़्यादातर प्रतिभाशाली लोग असफल पति साबित होते हैं। उनकी पत्नियों पर क्या बीतती है उसका लेखा जोखा कहीं नहीं होता। लेकिन दिए के दो पहलू होते हैं, गर्मी और रोशनी। जो दूर होते हैं उन्हें रोशनी मिलती है और जो पास होते हैं वे गर्मी में झुलसते हैं। यही नियति है। आज के सारे लेख समाप्त हुए।